संजीवनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज संजीवनी कार्यक्रम में हम पंचकर्म चिकित्सा पर बात करेंगे। पंचकर्म क्या है, आयुर्वेद में पंचकर्म का क्या महत्व है, किस तरह से पंचकर्म द्वारा इलाज किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं, इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश तायल, जो एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और इसके साथ साथ पंचकर्म विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, संजीवनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि दरअसल पंचकर्म क्या है। जैसे कि पंचकर्म का आपको मालूम है, पंचकर्म इसके वर्ड में ही इसका वर्णन है। पंचकर्म 5 ऐसे प्रोसीजर या ऐसी क्रियाएं जिससे कि शरीर का ट्रीटमेंट हो, उसकी शुद्धि हो, उसका इलाज कर सके। तो पंचकर्म को बताने से पहले मैं आपको आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में 2 तरह के ट्रीटमेंट बताए गए हैं, एक शमन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। जो शमन चिकित्सा है, जैसे कोई रोगी आता है, अगर उसको कोई बीमारी है तो हम उसको कोई मेडिसिन, कोई डिकॉक्शन, कोई चूरन, कोई बट्टी, कोई टैबलेट दे के उसका इलाज करते हैं। तो उसमें फॉर द टाइम बीइंग जो उसके लक्षण है उनका मतलब एक पैसिफिकेशन हो जाता है, दब जाते हैं। कई मरीज ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ देर के बाद हमें ये बीमारी 2-2 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद, 4-4 महीने के बाद हो रही है। तो दवाई लेने के बाद वो दब जाती है पर फिर उठ जाती है। तो उस ऐसे टाइम पे ये जो पंचकर्म ट्रीटमेंट है, जिसको कि शोधन चिकित्सा भी बोलते हैं जी, बेसिकली शोधन चिकित्सा को ही पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं। शोधन चिकित्सा मतलब प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, रेजुविनेशन, क्लेंजिंग, इंटरनल क्लेंजिंग, ये सारे जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये पंचकर्म के अंडर आते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को प्यूरिफिकेशन या पंचकर्म ट्रीटमेंट देने के बाद जो भी हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट डबल जैसा होता है। अभी पेशेंट बिल्कुल जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है आयुर्वेद में, तो कैसे खत्म होती है जड़ से? तो जड़ से बीमारी खत्म करने का तरीका ये है कि पंचकर्म ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दो तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि पंचकर्म 5 कर्म करवाए जाते हैं मरीज से, तो विस्तार पूर्वक हमारे सुनने वालों को आप बताइए कि कौन कौन से कर्म करवाए जाते हैं, जिन 5 कर्मों की बात आपने कही। पंचकर्म में सबसे पहले एक आता है वमन, मींस इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। पेशेंट को मेडिसिन पिला के फोर्सफुली जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको वमन बोलते हैं। तो वो कफ दोष होता है, उसको शांत करने के लिए हम वमन ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा होता है विरेचन। ये अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसको इलेबोरेट करूंगा जब आपको डिटेल में बताऊंगा जी। तो एक होता है विरेचन। विरेचन होता है परगेशन, मतलब पेशेंट को मेडिसिन दे के रेक्टम के थ्रू या एनल कैनाल के थ्रू जो लूज मोशन लगवाते हैं उसको विरेचन बोलते हैं। ये पित्त रोग, पित्त दोष की शांति के लिए होता है। और तीसरा होता है बस्ती ट्रीटमेंट। बस्ती ट्रीटमेंट में मेडिकेटेड अनीमा विद ऑयल और एक मेडिकेटेड अनीमा विद मेडिसिन डिकॉक्शन होता है। तो ये वात रोगों के लिए होता है। आयुर्वेद में आपको पता ही है 3 तरह के दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। तो इन रोगों की शांति के लिए ये पंचकर्म ट्रीटमेंट में अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो जैसे एलोपैथिक में कोई भी बीमारी का नाम लेते हैं, अभी हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या डिप्रेशन है, तो आयुर्वेद में हम नाम अगर ना भी लें तो उसका फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ ये देखना होता है किस दोष का प्रकोप है, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उस दोष को शांत करने के लिए हमने कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो अगर वात रोग बढ़ा हुआ है, सपोज करो आप आए मेरे पास, आपके जोड़ों में दर्द है, इसके अलावा आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम है, कमर में दर्द भी है, गर्दन में दर्द भी है, बट आपने वो बताया नहीं। अगर मैं वात रोग की चिकित्सा करूंगा तो आपको जो दूसरी इसके साथ अलाइड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी ठीक होंगी। कहने का मतलब हम एक रोग का ट्रीटमेंट नहीं करते, पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। जी बिल्कुल, पंचकर्म के द्वारा आपके कहने का ये मतलब है कि अंदरूनी शरीर है उसकी शुद्धि की जाती है। जैसा कि मैंने बताया विरेचन ये दूसरा हो गया क्रिया। तीसरी क्रिया होती है नस्य। नस्यम ट्रीटमेंट होता है कि नेजल इनसफिलेशन, जो नेक से ऊपर, गर्दन से ऊपर की जितनी बीमारियां हैं
जैसे ENT से रिलेटेड, गला, नाक, कान, मस्तिष्क, इसके रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसको शांत करने के लिए, उसकी क्लेंजिंग के लिए, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नस्यम ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत से लोगों को माइग्रेन रहता है, किसी को हेडेक, ये नहीं पता चलता हेडेक है, माइग्रेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है जी। तीनों में वो उलझ जाते हैं क्योंकि तीनों के सिम्टम सेम ही रहते हैं। कंधों में दर्द रहता है, तब भी सिर में दर्द कई बार आ जाता है क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है अगर ब्रेन में जाएगी तो हेडेक रहेगा। तो कईयों को पेन, नमनेस आती है बाजुओं में, वो कह सकते हो आप कि वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण है। तो वो ये सारी बीमारियों के लिए नस्यम ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव रहता है। और नंबर 4 पे जो ट्रीटमेंट हम करते हैं बस्ती ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो जो बस्ती ट्रीटमेंट है उसमें 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। जैसे एक अनीमा विद मेडिकेटेड ऑयल और दूसरा अनीमा विद मेडिकेटेड डिकॉक्शंस। तो ये अलग अलग तरह पे, अलग अलग रोगी पे होती है। तो बीमारी के हिसाब से, पेशेंट के बल के हिसाब से, उस हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। 5वां और आखिरी जो है रक्त मोक्षण, जिसको ब्लड लेटिंग भी कहते हैं। जो दूषित ब्लड होता है, जो चाहे पेरिफेरल एरिया में हो चाहे डीप हो, रक्त की दुष्टि है, उसके लिए रक्त मोक्षण करते हैं। तो उसके अलग अलग तरीके हैं रक्त मोक्षण के। वो जैसे लीच के द्वारा, जलोकावचरण आपने सुना होगा, जलोका एक, जिसको पहले गांव में जो तालाब में भैंसे वगैरह जाती थी उनके साथ लग के आ जाती थी, उसको जोंक भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज। बिल्कुल, हम लोग अक्सर देख सकते हैं बरसात के दिनों में आमतौर पर देखी जा सकती हैं। तो वो ट्रीटमेंट, बस उसमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है जी। तो वो उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, वो लोकलाइज एरिया को ठीक करने के लिए। जैसे कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई एक्जिमा है, कोई डर्मेटाइटिस है, ये मैं आपको वैसे वर्ड्स बता रहा हूँ, वैसे स्किन प्रॉब्लम त्वचा विकारों में सब में यूज हो जाता है। और अगर किसी को डीप रक्त की दुष्टि है तो उसमें एक सिरावेद भी बताया गया है। तो सिरावेद मतलब वेन से ब्लड को निकालना। आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से बताऊं, जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, वो एक तरह का बहुत बढ़िया रक्त मोक्षण है जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो क्रियाएं हैं, आप एक एक करके विस्तार पूर्वक हमारे सुनने वालों को समझाएं कि किस तरह से आप लोग करवाते हैं। सबसे पहले अगर वमन की बात करें, जिस तरह से आपने बताया कि दवाई पिला के उल्टी करवाई जाती है, तो वो किस तरह से करवाते हैं? और मैं आपको बताऊं, जैसे ये जो 5 प्रोसीजर हैं, इनको मेन प्रोसीजर कहते हैं या प्रधान कर्म भी कहते हैं जी। तो इससे पहले एक पूर्व कर्म होता है और एक पश्चात कर्म होता है, और बीच में ये प्रधान कर्म हो गया। जैसे कि एक इसका एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। जैसे जब ऑपरेशन होता है पेशेंट का, तो ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर किए जाते हैं। जैसे पेशेंट के कोई इन्वेस्टिगेशंस करानी है, उसकी फिटनेस लेनी है, तो वो प्री ऑपरेटिव हो गए, और फिर उसके बाद ऑपरेट होता है। उसके बाद फिर जो आफ्टर ऑपरेटिव प्रोसीजर, उसमें जैसे उसके जख्म को भरने के लिए बैंडेज होती है, मेडिसिन देते हैं ताकि जख्म भर जाए। ऐसी जो पंचकर्म है उसमें पहले पूर्व कर्म होता है, फिर ये पंचकर्म प्रधान कर्म होता है, फिर पश्चात कर्म होता है। पूर्व कर्म में हम जो पहले प्रेपरेशन करते हैं पंचकर्मा से पहले, तो उसको पूर्व कर्म बोल देते हैं। पूर्व कर्म में क्या क्या आप लोग करते हैं ताकि मरीज को पंचकर्म करते हुए फायदा मिले? तो पूर्व कर्म में हम सबसे पहले उसको दीपन और पाचन दवाइयां देते हैं, मेडिसिन देते हैं। दीपन मतलब अग्नि को, गैस्ट्रिक फायर को बढ़ाने के लिए। पाचन जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, उसका पाचन कर सके। उसके साथ फिर एक स्नेहन ट्रीटमेंट होता है। स्नेहन 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक इंटरनल ओलिएशन, एक एक्सटर्नल ओलिएशन। जिसको वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो एक अभ्यंतर स्नेह और एक बाह्य स्नेह। तो इंटरनल ओलिएशन जो है, अगर हमने मेन प्रोसीजर करना है, अगर हम वमन कर रहे हैं, तो इंटरनल ओलिएशन पेशेंट को दी जाती है। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की पावर के हिसाब से, पेशेंट की बिल्ड के हिसाब से, पेशेंट के दोषों के हिसाब से, पेशेंट की विकृति के हिसाब से। तो वो पेशेंट को 3 से 5 दिन या 7 दिन तक इंटरनल मेडिकेटेड घी या ऑयल पीने के लिए दिया जाता है। जो पहले कम मात्रा में होता है, उसको ऐसा 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 करके बढ़ाते रहते हैं। जब उसके एक स्पेसिफिक सिम्टम आ जाते हैं, तो सिम्टम को हम देखते हुए उसके बाद उसको जो इंटरनल ओलिएशन है, इंटरनल घी पान पिला रहे हैं हम, वो बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर बाहरी अभ्यंतर मतलब एक्सटर्नल ओलिएशन करते हैं। तो उसमें अभ्यंग होता है, स्वेदन होता है। वो करने के बाद उसके बाद फिर उसको मेन प्रोसीजर में पेशेंट को लेके आते हैं। जैसे मेन प्रोसीजर किया, उसके बाद वमन कर रहे हैं। वमन में कुछ पेशेंट को मेडिसिन, औषधियां ऐसी दी जाती हैं जिससे कि पेशेंट को वॉमिट कराया जाता है। इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी कह देते हैं, मतलब जबरदस्ती उसको वॉमिट कराना, ताकि जो दोष हैं वो बाहर निकले।
ये कॉमनली जो वमन ट्रीटमेंट है वो कफ की दृष्टि है जो उसको शांत करने के लिए किया जाता है जी। ठीक है। तो उसके बाद जैसे वमन कंप्लीट हुआ है उसके बाद उसका जो थर्ड मैंने जैसे बताया पश्चात कर्म, संसर्चन कर्म भी बोल देते हैं उसको, तो वो एक तरह का डाइट रेजिमेंट होता है। जैसे एक पेशेंट को हमने प्रोसीजर करवाया वमन, तो उसकी अग्नि बहुत मंद हो जाती है, बहुत वीक हो जाता है, बल उसका कम हो जाता है, तो उसके बाद उसको नॉर्मल डाइट नहीं देते, बिल्कुल माइल्ड हल्की लाइट डाइट से शुरू करते हैं जो कि लिक्विड डाइट होती है, उससे बढ़ाते 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 5 या 7 दिनों में उसको नॉर्मल डाइट पे ले आते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रोसीजर है, ये वमन के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही विरेचन है, तो विरेचन में भी सेम पहले उसको पूर्व कर्म करते हैं और फिर प्रधान कर्म करते हैं, फिर पश्चात कर्म करते हैं। जो विरेचन ट्रीटमेंट होता है वो पित्त की शांति के लिए होता है, पित्त के रोगों को शांत करने के लिए होता है, जैसे बर्निंग सेंसेशन, जलन होना, एसिडिटी होना, बालों का पीला होना या सफेद हो जाना, बालों का झड़ना, बाल गिरने शुरू हो जाना जी। तो वो इन रोगों की शांति के लिए, जैसे कोई स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में रक्त की दुष्टि हो रही है, तो उनके लिए विरेचन ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट देने के बाद अगर उसके बाद हम कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और थर्ड हो गया आपका नस्यम ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, नस्यम ट्रीटमेंट गर्दन से ऊपर के रोगों के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें जैसे साइकोसोमैटिक डिजीज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, आजकल आपको पता है कोरोना के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस चीज के पेशेंट काफी हैं। तो इसमें एक प्रोसीजर ये भी करते हैं, इसके साथ 1-2 उपक्रम होते हैं प्रोसीजर, शिरोधारा जैसे हो गया वो भी करते हैं जी। तो वो इन चीजों में पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये होता है नस्यम ट्रीटमेंट। जैसे कोई कफ के रोग हैं उनके लिए भी फायदा करता है, जैसे किसी पेशेंट को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस हो रही है, उसके लिए, प्लस क्लेंजिंग ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इंटरनल शुद्धि के लिए। और चौथा आपका ट्रीटमेंट आ गया बस्ती ट्रीटमेंट। ये वात रोगों के लिए होता है। वात रोग आयुर्वेद में 80 से ऊपर तरह के वात रोग बताए हुए हैं, जिसमें की काफी बीमारियां आती हैं जो ऑलमोस्ट वात रोगों की दृष्टि के कारण ही प्रॉब्लम आती है ज्यादा। तो आयुर्वेद में वस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा भी बताया गया है। भी ये टोटल ट्रीटमेंट का आधा ट्रीटमेंट है। अगर आप बस्ती ट्रीटमेंट अच्छा से देते हो तो पेशेंट को बहुत अच्छी रिकवरी होती है, बहुत जल्दी ठीक होता है। तो ये 2 तरह की बस्ती ट्रीट होते हैं। एक मैंने जैसे बताया था आपको, इंटरनल ओलिएशन होती है और एक डिकॉक्शन होती है। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, अल्टरनेट डेज भी होती है। और मिनिमम इसमें पंचकर्मा में इसका ट्रीटमेंट 8 दिन का या 15 दिन का या 30 दिन का काउंट होता है। तो आपके पास कितना टाइम है, आजकल लाइफस्टाइल आपको पता है ऐसा हो गया है कि किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो हम ट्रीटमेंट उस पेशेंट के अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्लान करते हैं कि 8 दिन के लिए उनके लिए सफिशिएंट है या 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए जी। तो लास्ट जो क्रिया है वो रक्त मोक्षण है। रक्त मोक्षण में ब्लड लेटिंग की जाती है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो वो रक्त की दुष्टि को शांत करने के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, एक्जिमा के लिए, ड्राइनेस के लिए, इन चीजों के लिए काफी इफेक्टिव रहता है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया था कि रक्त मोक्षण जो क्रिया है उसमें जोंक द्वारा आप खून की शुद्धि करवाते हैं, तो उस क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक हमारे सुनने वालों को समझाएं कि किस तरह से आप जोंक द्वारा रक्त की शुद्धि करवाते हैं। रक्त मोक्षण में एक तो जोंक के द्वारा भी शुद्धि की जाती है, एक आयुर्वेद में अलाबू, श्रृंग और कपिंग थेरेपी आपने सुना होगा आजकल, वैक्यूम क्रिएट करके और निडल से ब्लड प्रिक करके जो लोकलाइज जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं पंचकर्म के बारे में। यहाँ पर हम एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे। आइए सुनते हैं ये गीत।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीवनी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से FM 107.2 के साथ साथ ये कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और prasarbharati.gov.in के लाइव स्ट्रीमिंग पर। और दोस्तों, संजीवनी कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पंचकर्म चिकित्सा पर। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर राजेश तायल, जो एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और पंचकर्म चिकित्सा के माहिर हैं। डॉक्टर साहब, आपने 5 क्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हमारे सुनने वालों को बताया जी। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पंचकर्म करवाना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि पंचकर्म, जैसे हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, वो आके ये बोलेंगे डॉक्टर साहब हमने पंचकर्म कराना है। अगर उनको बोलें क्या करवाना है आपने, उनको नहीं पता होता, क्योंकि पंचकर्म का लोगों ने सुन रखा है पर उनको ज्यादा नहीं मालूम। एक तो पंचकर्म जैसे नॉर्मल अगर कोई डिजीज्ड पेशेंट है जिसको कोई बीमारी है उसको पंचकर्म करवा सकते हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो एक हेल्दी पर्सन है वो भी पंचकर्म कराएगा तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो हेल्दी पर्सन है उसके लिए स्पेसिफिकली, जैसे वमन ट्रीटमेंट है, अगर हम बसंत ऋतु में करवाते हैं तो कफ दोष उस टाइम प्रकोप में होता है, तो उसको अगर करवाते हैं तो बहुत फायदा रहता है। और जैसे अगर विरेचन ट्रीटमेंट कराते हैं तो अगर हम शरद ऋतु में करवाते हैं तो शरद ऋतु में पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, तो उसके लिए जो पित्त से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जैसे अगर बस्ती ट्रीटमेंट करते हैं तो बस्ती ट्रीटमेंट वात रोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, और ये वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा, क्योंकि वात रोग का प्रकोप होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या अस्थमा के मरीज हैं या और इस तरह की कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, क्या उनको भी पंचकर्म करवाना चाहिए? जो आपने गर्भवती महिलाओं का बोला है उसमें तो पंचकर्म निषेध होता है, पूरा पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए। जैसे पंचकर्म करवाने का 7 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे जितने लोग हैं वो पंचकर्म करवा सकते हैं। और पंचकर्म जैसे कि मैंने पहले बताया, पंचकर्म को एक हेल्दी पर्सन भी करवा सकता है और जिसको बीमारी है वो भी करवा सकता है। जो आपने बीमारियों का नाम लिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइडिज्म, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज में पंचकर्म बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और जितने भी हम ये पंचकर्म ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको काफी फायदा होता है। तो लोग इसके बारे में कहीं आके पूछते भी हैं भी डॉक्टर साहब एक बार अगर हमने पंचकर्म करवा लिया तो आगे से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हमें पंचकर्म करवाने की? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मैं एग्जांपल कॉमनली लोगों को देता हूँ। पंचकर्म जैसे कि मैंने बताया, ये डिटॉक्सिफिकेशन है, क्लेंजिंग है, प्यूरिफिकेशन है। तो अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी की आप सर्विस नहीं करवाते तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है? सेम अपना बॉडी है, अपना शरीर है, अगर हम इसको टाइम टू टाइम डिटॉक्स करते रहेंगे, क्लेंस करते रहेंगे, तो हेल्दी रहोगे, डिजीज फ्री रहोगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बचोगे और हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे जी। अगर हम किसी चीज का शोधन करते हैं, जो बीमारी हमें आनी है वो नहीं आएगी,
और जो हमारा इसमें रेजुविनेशन होती है डिलेइंग ऑफ एज के लिए, मींस आप उम्र को अपने हिसाब से पीछे कर सकते हो, तो डिलेइंग ऑफ एज के लिए, स्टेमिना के लिए और पावर इन्हांसमेंट के लिए, ब्लड डीप टिश्यू ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करने के लिए और मसल्स की टोनिंग के लिए, ये सारे उसमें पंचकर्म में फायदे होते हैं। पर आजकल जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में जैसे कॉमनली जो प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें कि गर्दन का दर्द, पेशेंट आके बोलता है कि मेरे को गर्दन में स्टिफनेस रहती है काफी ज्यादा, और कमर का दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, बॉडी स्टिफनेस, ये सारे वात के लक्षण है। तो वात में हम 2 ट्रीटमेंट ज्यादा करते हैं, अभ्यंग हो गया और उसके साथ बस्ती ट्रीटमेंट। अभ्यंग में क्या करवाते हैं आप? अभ्यंग में जैसे कि आपको लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, जिसको कि नॉर्मल लोग कहते हैं मसाज, बट इसको अभ्यंग को आजकल कहीं भी आपने देखा होगा, जगह जगह सेंटर खुले हुए हैं पंचकर्मा के नाम से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत से ऐसे बोर्ड लगे होते हैं। हाँ। कोई मॉडल है, एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके माथे के ऊपर तेल की धार पड़ रही है। अगर हमने सही मायने में पंचकर्म करवाना है तो कहाँ से करवाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा फायदा हो? ये देखो, पंचकर्म एक संपूर्ण चिकित्सा है, इसको लोगों ने कमर्शियलाइजेशन ज्यादा दे दी है। आपने देखा होगा जितने स्पा सेंटर्स हैं उसमें उन्होंने बड़ा बड़ा लगा रखा है पंचकर्म ट्रीटमेंट। और क्या लगाया होता है, एक कोई मॉडल की फोटो लगा दी मसाज करते हुए, मॉडल की फोटो लगा दी एक लेटाया हुआ है, उसके ऊपर शिरोधारा हो रही है। मतलब कॉमनली ये वाली प्रैक्टिस ज्यादा चल रही है। ये सिर्फ कमर्शियलाइजेशन है, उनको ये नहीं मालूम इसके अंदर क्या मेडिसिन पड़नी चाहिए, शिरोधारा कौन से ऑयल से करनी चाहिए, अभ्यंग कौन से ऑयल से करना चाहिए। एक आपने देखा होगा थोड़ी सी कपड़े की पोटली बना के उसके साथ मॉडल बिठा के उन्होंने वो डिस्प्ले की होती है, भी हम पोटली ट्रीटमेंट करते हैं। पोटली ट्रीटमेंट स्वेदन ट्रीटमेंट के अंदर आता है, तो वो मस्कुलर स्टिफनेस के लिए, मसल्स पेन के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए, इन चीजों के लिए यूज होता है। उसमें अगर आप स्पेसिफिक ड्रग्स, स्पेसिफिक मेडिसिन जो रिक्वायर्ड है मेडिसिन वो डाल रहे हो तो इफेक्टिव होगा, अगर नहीं तो नहीं इफेक्टिव होगा। उसमें कॉमनली आप देखोगे जब आप जाते हो स्पा सेंटर में, वो एक सिंपल तिल के तेल, वो भी जो ओरिजिनल नहीं होता, डुप्लीकेट जो तेल जो 100 रुपए लीटर या 150 रुपए लीटर का तेल मिलता है, उससे शिरोधारा करवाते रहते हैं और लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर वो जैसे किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड सेंटर के पास जाते हैं तो जाके कहते हैं डॉक्टर साहब हमने शिरोधारा तो करवाई थी पर उसका इफेक्ट नहीं आया। तो इफेक्ट कैसे आएगा? पोटली का ट्रीटमेंट करवाया तो था हमने, पर उसका इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट तभी आएगा अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर जो पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हो, उसकी सुपरविजन में करवाते हो, तो आपको इन चीजों का फायदा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने शिरोधारा के बारे में अभी बताया कि उसमें खास तरह का तेल होता है, तो हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि कौन सा ऐसा तेल होता है जी जिससे शिरोधारा वो करवाएं तो उनको फायदा होता है। रमेश जी, जैसे मैंने आपको बताया पंचकर्म में जो 5 प्रोसीजर हैं, ये तो मेन पंचकर्म प्रोसीजर हैं। इसके अलावा पंचकर्म में उपकर्म होते हैं, मतलब उसमें शिरोधारा हो गया, ग्रीवावस्थी होगी, कटिबस्थी होगी, जानुभस्थी होगी, नेत्र तर्पण हो गया, अग्निकर्म हो गया, ये सब उसके अंडर आते हैं। ये लोकलाइज प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए होते हैं। जैसे शिरोधारा, ये पोरिंग होती है ऑयल की फोरहेड के ऊपर, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर पेशेंट के अकॉर्डिंगली कि पेशेंट किस प्रकृति का है और किस विकृति का है, कौन सी प्रकृति है, उसकी वातज प्रकृति है और पित्त बिगड़ा हुआ है, या पित्तज प्रकृति का है, वात बिगड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन या ऑयल या डिकॉक्शन या तक्र, इसकी सिलेक्शन होती है कि किस हिसाब से पेशेंट की शिरोधारा करवाई जाए। ये चीज आपको कमर्शियलाइजेशन या स्पा सेंटर में नहीं मिलेगी। ये जो आप बताएगा कोई भी डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा, उसकी सुपरविजन में कराओगे तो इसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा। जी, और पोटली ट्रीटमेंट जो है, उस पोटली में होता क्या है? पोटली ट्रीटमेंट भी आजकल काफी फेमस है। पोटली ट्रीटमेंट बेसिकली वातज रोगों के लिए दिया जाता है। तो उसके अंदर कई तरह के मेडिसिनल प्लांट लीफ, वो प्लस मेडिसिन पाउडर, ये चीजें पड़ती हैं। अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो करवाएगा। अगर कोई स्पा सेंटर में आप चले गए तो कई स्पा सेंटर में तो रमेश जी ये देखने में आता है कि वो सिंपल रुई को इकट्ठा करके उसकी पोटली बना के उसके सेक करी जा रहे हैं। उसका क्या इफेक्ट आएगा बताओ जी। जो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, तो आप किसी ने भी पंचकर्म ट्रीटमेंट कराना हो तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके उसकी सुपरविजन में ही कराओ, ताकि आपको ऑथेंटिक और प्योर ट्रीटमेंट मिले। जी डॉक्टर साहब, पंचकर्म से पहले और पंचकर्म करवाने के बाद
एक व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उसको पंचकर्म चिकित्सा का भरपूर फायदा मिले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। अगर पंचकर्म अगर आपने ट्रीटमेंट करवाना है तो उससे पहले जब से हम उसका पूर्व कर्म शुरू कर देते हैं पेशेंट का, तो उससे पहले पेशेंट ने कुछ जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दे, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये जो फास्ट फूड है, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी उसको। कोसे पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गर्म चीजें थोड़ी सी लेनी पड़ेंगी और हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी। रनिंग हो गया, जॉगिंग होगी या जिम जा रहे हैं, ये अवॉइड करना है। एसी की हवा, कूलिंग, ये बिल्कुल बंद करना है। और बिल्कुल अगर करना है आपने सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो ड्यूरिंग पंचकर्मा और पंचकर्मा से पहले, अगर आप इसका प्रॉपर बेनिफिट लेना चाहते हो। और पंचकर्म के बाद जब तक पश्चात कर्म चलता है जिसमें डाइट रेजिमेंट होता है, तो वो जब तक ले रहे हो, अब कम से कम आप लेके चलो 15 दिन तक आप बिल्कुल लाइट उसमें रहो। कोई आपने हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, कहीं ट्रैवलिंग नहीं ज्यादा करनी। जैसे कहीं होते हैं लोग 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे गाड़ी चलाते रहते हैं। पंचकर्मा के दौरान इसको जितना अवॉइड करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा जी। क्योंकि आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को पंचकर्म चिकित्सा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पंचकर्म चिकित्सा के बारे में मैं नॉर्मल लोगों को बताना चाहूंगा कि लोग बीमारी के बाद तो डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं, पर मैं कहना चाहूंगा बीमारी ना हो उससे पहले आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराओ, ताकि आप टोटल हेल्दी रहो, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो। क्योंकि एक अगर आप पहले प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हो तो आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी डॉक्टर राजेश तायल, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आपने संजीवनी कार्यक्रम में पंचकर्म चिकित्सा पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी सुनने वालों तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। दोस्तों, आज संजीवनी कार्यक्रम में हम पंचकर्म चिकित्सा पर बात कर रहे थे। हमारे आज के मेहमान थे सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक और पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश तायल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सुरेंद्र पाल। अब आज का संजीवनी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।